आयशा मरीम नवाज दे अगे मैनूं इंसाफ चाहिए। मेरा गुरदा भी कढ़ लिया ने, मेरे नाल ज्यादती भी की ने। जफरुल्ला मैडम आयशा शहरी सलीम, मैनूं इंसाफ चाहिए। ते वेखो मेरा गुरदा भी उन्होंने कढ़ लिया। ते काशिफ मेरी गुजारिश है मेरी तुहाडे नाल, मैनूं इंसाफ चाहिए। जी आपने ये वीडियो देखी और इस वीडियो में जो बच्ची अपना बयान दे रही है उसका नाम सानिया है और ये सानिया हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद है। ज़्यादती से लेकर मुबैना तौर पे उसका गुर्दा निकालने तक का वाक़या, असल हक़ाइक़ क्या है, असल कहानी क्या है, ये वहाँ तक किस तरह पहुँची और किस तरह इसके साथ ज़्यादती की गई, जानते हैं उसी की ज़ुबानी। अस्सलाम वालेकुम सानिया, बताएंगे किस तरह आप इस्लामाबाद पहुँची और ये सारा वाक़या किस तरह पेश आया आपके साथ? ये जो सलीम था ये मुझे कह रहा था भी वहाँ पे मैं तुम्हें नौकरी दिलाऊंगा। नौकरी का बहाना ला के मुझे यहाँ से वो लेके गया था। वहाँ जब हम पहुँचे फैज़ाबाद, वहाँ पे एक गाड़ी आई सफ़ेद रंग की। उसने कहा भी ज़फ़रुल्लाह सा, जो उसको उसने डॉक्टर ज़फ़रुल्लाह के नाम से बुलाया गया। एक मैडम आयशा की आवाज़ से उसने उसको आवाज़ दी मैडम को। वो मुझे वहाँ पे लेके गए अपने घर में। मुझे नहीं पता भी वहाँ किस तरीके से लेके गए, रास्ते का नहीं मुझे पता। उन्होंने कहा भी वहाँ पे तुम्हें नौकरी तनख्वाह भी मिलेगी, सब कुछ ठीक मिलेगा तुम्हें। वहाँ पे हम गए, उन्होंने मुझे कहा यहाँ पे सफाई वगैरह तुमने सब कुछ करना है। उसके बाद जो सलीम था वो भी साथ था। हाँ जी, घर था वो। हाँ जी, घर में सफाई करनी है। मुझे उन्होंने एक रात पे वहाँ पे रखा। मेरी अचानक तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। पता नहीं उन्होंने मुझे कोई ऐसी चीज़ दी जिसकी वजह से ना मैं बेहोश हो गई, मुझे नहीं पता था। उन्होंने उन्होंने मेरे साथ बुरा भला भी किया, सलीम ने और शायरी ने। जब उन्होंने मेरे साथ बुरा भला किया, उन्होंने मेरा गुर्दा भी निकाल लिया। मुझे इंसाफ चाहिए। मैं 2 दफ़ा चुंग थाने में गई हूँ, 3-4 दफ़ा। मेरी उन्होंने नहीं सुनी। आगे से कहते हैं हमें आपकी समझ ही नहीं आती, आप क्या कह रही हैं। मैं गई खुली कचहरी भी मैं गई हूँ। तो आप किसी सीनियर ऑफिसर के पास नहीं गई, डीआईजी साहब के पास, आईजी साहब के दफ्तर में, कहीं खुली कचहरी? आजकल तो फैसल कामरान साहब बहुत अरसे से खुली कचहरी भी लगा रहे हैं, उनके दफ्तर आप नहीं पेश हुई, दरख्वास्त नहीं दी कोई आपने? जी मैं उनके पेश भी हुई हूँ। उधर से पेश होकर उन्होंने कहा कि आप चुंग थाने जाएं। वहाँ पे गई, वहाँ पे मैंने अपनी दरख्वास्त दी। वहाँ पे इतने अजीब अजीब सवाल जवाब, रोज़ के जवाब दे दे के मैं थक गई हूँ। मुझे इंसाफ नहीं मिल रहा। तो आप किसी सीनियर ऑफिसर के पास नहीं गई, डीआईजी फैसल कामरान साहब के पास नहीं गई, आईजी दफ्तर कहीं नहीं आपने कोई एप्लीकेशन मार के कानूनी कार्रवाई की है? हाँ जी, ये देखिए, ये एप्लीकेशन मैं लेके गई थी। ये मुझे उन्होंने देख के भेजी, ये वाली लिस्ट, चुंग थाने में। हाँ जी, आगे उन्होंने मार कर दी है, एएसपी चुंग। नाज़रीन ये देखें, इनका कहना है कि ये इन्होंने डीआईजी साहब को एप्लीकेशन भी दी है, उसके बाद उन्होंने एएसपी चुंग को मार्क कर दिया। अच्छा, जब आप एएसपी चुंग के पास गई हैं तो फिर क्या कहा उन्होंने आगे से मुझसे काफ़ी ज़्यादा बहुत ज़्यादा सवाल जवाब किए हैं। मैंने उनको जवाब भी दिए। वो आगे से कहते जी हमें समझ नहीं आ रही, आप अपनी रजामंदी से गई हैं, ये जो भी हुआ वो आपकी सलाह से हुआ है। मतलब आपने रजामंदी से वहाँ पे गई हैं, जो भी किया आपकी अपनी मर्ज़ी शामिल थी? जिस शामिल से आप गई हैं वहाँ पे, हमें आपकी समझ नहीं आ रही। उन्होंने मेरी दरख्वास्त नहीं मार की। मैं वहाँ से फिर चली गई। आज फिर मैं वहाँ पे गई, उन्होंने मुझे पूरे 2 घंटे वहाँ पे बिठाया है। बाद में उन्होंने मुझे कोई जवाब नहीं दिया। बैठ बैठ के मैं आ गई। आगे से गंदे गंदे सवाल जवाब अजीब अजीब से करते हैं मेरे से। क्या सवाल, किस तरह के गंदे सवाल करते हैं? अपनी मर्ज़ी के साथ गई हैं, आपको कोई ज़बरदस्ती नहीं लेके गया, आपकी फ़ैमिली को पता था, आप अगवा हुई हैं, आपकी फ़ैमिली ने आपको पता नहीं किया आपका, आप कहाँ थी। रोज़ रोज़ भाग भाग के थक गए हैं हम तो। अच्छा ये बताइए, ये जो सलीम आपको लेके गया है तो ये कौन था बंदा, आपके घर वालों ने पूछा नहीं? नहीं, मेरे घर वालों को पता था, उनको यही था भी नौकरी पे लेके गए हैं। अच्छा, नौकरी का झांसा देके वहाँ पे आपको इस्लामाबाद लेके गए। अच्छा मुझे ये बताएं कि ये जो सलीम है, ये आपका क्या लगता है, कोई मोहल्लेदार है, कोई रिश्तेदार है या जानने वाला है, कौन है ये जानने वाला था, हमारा दूर का रिश्तेदार था। हाँ जी, ये मुझे नौकरी का झांसा देके यहाँ से ले गए। क्या कह के लेकर गया आपको? ऐसे तो नहीं ना आप भी चले गई? इन्होंने कहा भी वहाँ पे मैं आपको नौकरी दिलाऊंगा, यहाँ पे तनख्वाहें कम मिलती हैं आपको, वहाँ पे आपको तनख्वाह अच्छी मिल जाएगी। मैंने कहा ठीक है, मैं चली गई इनके साथ। मुझे क्या पता था भी इन्होंने मेरे साथ ऐसे करना हुआ। फिर वहाँ जब आप नौकरी के लिए गई हैं तो वहाँ कोई काम शाम किया, कुछ दिन किसी घर में रखा, किस तरह वहाँ के हालात थे? आप वहाँ से निकली क्यों नहीं बाहर? जब आपको वहाँ का माहौल नहीं पसंद आया, अच्छा नहीं लगा या लोग अच्छे नहीं लगे, तो वहाँ से आपने भागने की कोशिश नहीं की?
कोशिश मैंने की, उन्होंने कहा अभी काम तुम करोगे भी, इतनी परेशानी कोई नहीं, घर था, कोठी थी, अच्छा। तो भी तुम काम वगैरह करोगी। मुझे नहीं ना पता था भी उनकी सबकी राय बनी हुई है, ये सब कुछ ऐसा मेरे साथ होगा। फिर उन्होंने 1.5 महीना मुझे वहाँ पे रखा, मेरा गुर्दा वगैरह निकाल, मेरे साथ ज्यादती करके मेरा गुर्दा निकाल के मुझे उन्होंने 1.5 महीना रखा। किसी चीज़ से बांधा हुआ था, कमरे में बंद किया था, किस तरीके से रखा था आपको? मुझे उन्होंने अलहदा एक कमरे में बंद किया हुआ था। जब मुझे पता चल गया, जब उन्होंने मेरे साथ बुरा भला किया तो मुझे पता चल गया था, मुझे उन्होंने अलहदा एक कमरे में रखा। फिर मैंने सलीम से ये कहा, मैंने कहा तुमने मेरे साथ बहुत बुरा किया है, ऐसे नहीं करना चाहिए किसी के साथ। अगर सलीम कहता लो मैंने क्या किया, तुम अपनी मर्जी से आई, तो मैं तो नौकरी की वजह से गई थी ना वहाँ पे। अच्छा, तो जब आपको कमरे में बंद कर दिया जाता था, फिर आपने वहाँ से निकलने की कोशिश नहीं की? वहाँ पे उन्होंने कुंडी लगाई हुई थी, एक शख्स आता था जो मुझे खाना वगैरह दे जाता था। रोज़ कोई ना कोई वहाँ पे आता था जो मेरे साथ ज्यादती कर जाता था। आपके साथ ज्यादती भी होती रही, लोग वहाँ पे आते रहे। अच्छा, आपको कैसे पता चला कि आपका गुर्दा निकाला है? कोई तकलीफ महसूस नहीं हुई आपको? तकलीफ हुई महसूस, में पट्टी लगी हुई थी यहाँ पे। तो आपने पूछा नहीं कि ये पट्टी क्यों लगी है? मैंने उनसे पूछा, उन्होंने मेरा जवाब का कोई जवाब नहीं देते, सीधा कोई भी किसी सवाल का ही नहीं जवाब देते थे मुझे वो। आगे जब मैंने कहा मैंने अपने घर जाना है, तो मुझे उसने कहा कि चली जाओ। फिर मुझे उसने वहाँ पे रखा काफ़ी दिन। फिर उसके बाद मुझे कहता ठीक है तुम चल जाओ। मुझे सिर्फ उसने किराया दिया, वो मुझे रास्ते में लेके आया, वहाँ से चला गया, छोड़ के चला गया मुझे। उस कहता अगर तुम किसी को बताओगी तो मैं तुम्हारे साथ ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, धमकियाँ देते थे वो मुझे, जिसकी वजह से मैं डर के रास्ते में किसी को नहीं मैंने बताया। फिर मुझे वो छोड़ के रास्ते में चला गया। आगे फिर मैं खुद ही अकेली ही आई हूँ मैं। अच्छा, आप इतना वहाँ से डर गई थी कि आपने किसी को, फिर घर आके किस तरह आपने बताया? फिर डर नहीं लगा उसकी धमकियों से जब आपने ये स्टैंड लिया? घर मैंने सिर्फ पहले अपने अब्बू को बताया, उसके बाद मैंने अपने शौहर को बताया। तो उन्होंने कहा ऐसे चुप रह के तो नहीं ना रहा जाएगा, कोई ना कोई तो रास्ता ढूंढना ही पड़ेगा ना हमें। इसकी वजह मेरे अब्बू ने पहले ये बात की, फिर मेरे मियाँ ने, तभी मुझे इतनी हिम्मत मिली तो मैंने ये कदम उठाया। अच्छा, तो सलीम जो है दोबारा आपके घर वालों से उसने रब्ता किया जब 1.5 महीना आप घर से बाहर रही हैं काम के सिलसिले में? वो आपके घर वालों से राब्ते में था? आपने घर फ़ोन नहीं किया? आपकी बात नहीं करवाता था? वो परेशान नहीं थे फैमिली के हमारी 1.5 महीने से बेटी से बात नहीं हो रही? परेशान थी वो। सलीम बाहर से उनको खुद ही बात वगैरह उनसे कर लेता था, कहता था अभी वो बाजी बात नहीं करने देती या कहीं गई हुई है काम पे हैं। मतलब उनको इसी तरह उसने बातों बातों में वलचाई रखा। अच्छा, मतलब सलीम ने ये कहा कि वो गई हुई हैं और आपकी फैमिली ने मान लिया। उनके दिल में ख्याल नहीं आया कि हमारी बेटी से बात नहीं हो रही, और तुम्हारे शोहर को भी ये ख्याल नहीं आया कि मेरी बेटी से अब तक बात क्यों नहीं हुई, मेरी बीवी अब तक कहाँ गायब है, राब्ता तो होना चाहिए? यही तो बात थी। मेरे शोहर ने उस पर यकीन, मैंने भी किया उस पर यकीन। उन्होंने कहा शायद काम पे लगी, उनको क्या पता था भी मेरे साथ ये वाक़या बन गया। फिर भी मेरे गुर्दा मेरा निकला हुआ था, मुझे तकलीफ़ होती थी। फिर भी ज़बरदस्ती मेरे कपड़े उतारते थे, मुझे मारते थे, मेरे साथ बुरा भला ज़बरदस्ती करते थे। एक जाता था, एक आता था, मैं रोती थी, मिन्नतें उनकी करती थी मेरे साथ ना ऐसा करे, मुझे तकलीफ़ होती है। लेकिन वो फिर भी बेरहम, फिर भी मेरे साथ ज़्यादती करते रहे। उस वक़्त मैं सिर्फ मौत मांगती थी अल्लाह से। मुझे अपना बेटा भी याद आता था, फिर मैं अल्लाह से यही कहती थी कि मुझे मौत आ जाए बस। उस टाइम मैं रोती थी, तकलीफ़ में थी। मैं उनसे कहती थी अल्लाह का नाम मेरे साथ ऐसा ना ज़्यादती करो। मैडम आयशा रोज़ आती थी, वो कहती थी उतारो इसके कपड़े, मेरे साथ ज़बरदस्ती करते थे। मैं उस टाइम तकलीफ़ में थी बहुत ज़्यादा, लेकिन वो लोग रहम नहीं करते थे, मेरे साथ ज़्यादती करते थे। एक औरत होकर एक औरत को बरहना करना और सबके सामने ज़्यादती करवाना, एक औरत होकर एक औरत पे इतना जुल्म कि उसको सबके सामने बरहना करवा देना, उसके साथ ज़्यादती करना, इससे बड़ा क्या जुल्म होगा कि उसका गुर्दा भी निकाल दिया गया और फिर उस तकलीफ़ में उसको कह दिया गया कि इस बच्ची के साथ ज़्यादती करो। जब आप उस वक्त को याद करती हैं, क्या कैफियत होती है? उस वक्त को मैं याद करती हूँ तो मुझे पता है मुझ पे क्या गुजरती है। बहुत तकलीफ़ होती है जब वो टाइम याद करती हूँ मैं। तो अगर पुलिस वाले ये कहते हैं कि आप अपनी रजामंदी से गई हैं, सारा कुछ वहाँ पे किया है, तो आपने क्या जवाब दिया उनको? मैंने उनको कहा भी मैं अपनी रजामंदी से नहीं गई, मैं तो काम की वजह से गई थी। गरीब है हम, कौन से हमारी कौन सी कोठियाँ महल है, मेहनत करके खाते हैं। ये देखिए उसके रिकॉर्ड हैं, ये सलीम के, ये पहले भी उसकी, ये भी उसके हैं साथ। अच्छा, ये FIR है और दूसरी FIR ये है, दिखाएं नाज़रीन। ये इसके ऊपर सलीम के ऊपर 2 FIRs हैं और ये जो है अदालती इश्तिहारी भी है, ये CRO भी है उसका।
मतलब ये मुकम्मल रिकॉर्ड याफ्ता क्रिमिनल आदमी है। तो ये बताइए वो जो मैडम आयशा थी वो कौन है? वो मैडम आयशा वो डॉक्टर ज़फ़रुल्लाह के साथ काम ही करती थी वो। क्या वो भी डॉक्टर थी? हाँ जी, वो भी डॉक्टर ही थी। तो आप उनके घर गई थी? हाँ जी, उनके घर मुझे सलीम लेके गया था कि ये अच्छा, आप यहाँ से उनके घर गई हैं और जाते आपको नशावर चीज़ पिला दी और फिर आपका गुर्दा निकाला, आप ये कहना चाह रही हैं? जी बिल्कुल ऐसे कहना चाह रही हूँ। अब आप क्या चाहती हैं कि आपने मरियम नवाज़ साहिबा जो है हमारी सीएम, उनसे क्या गुजारिश करना चाहेंगे आप? उनसे यही गुजारिश कि मुझे इंसाफ चाहिए। मैं रोज़ रोज़ भाग भाग के थक गई हूँ, मुझे इंसाफ नहीं मिल रहा। आगे से थाने जाते हैं, वो 100 सवाल जवाब करते हैं, फिर वो भेज देते हैं, मेरा पर्चा नहीं दे रहे। मैं रोज़ भाग भाग के, आज भी मैं मेडिकल करवा के मैं वहाँ पे गई हूँ, मुझे उन्होंने 2 घंटे वहाँ बिठाई रखा एंड पे, उन्होंने मुझे कोई जवाब नहीं दिया। मैं आ गई चुप करके। मेडिकल में डॉक्टर्स क्या कहते हैं, क्या बातें की हैं डॉक्टर ने आपके साथ मेडिकल में? डॉक्टर्स भी बहुत गंदी गंदी बातें करते थे, फिर क्या करें, आप मजबूरी शायद, तो हमारे नसीब ही ऐसे। कैसी गंदी बातें, क्या गंदी बातें करते हैं? यही कह रहे, उन्होंने भी यही बातें की हैं भी आप अपने शौक से गई हैं, आपको ले गए थे, आप बच्ची थी, आपको पता नहीं था। अब हमें तो नहीं ना पता था, हम तो नौकरी की वजह से वहाँ पे गए थे ना, तो हमें तो ये नहीं ना। मेरा छोटा सा बच्चा है 4 सालों का, जो अपनी दादी के पास रहता है इस टाइम। 4 साल का बच्चा छोड़ के आप काम के लिए चले गई हैं, तो आप उसको साथ नहीं लेके गई वहाँ? आपको आपके बेटे की याद नहीं आई? आपने कहा नहीं मैंने घर जाना है? मैंने बहुत उनको कहा, फिर भी उन्होंने, जब मैंने ज़्यादा दबाव डाला, मैंने कहा मेरा बेटा है, मैंने अपने घर जाना है, तब उस सलीम ने कहा भी ठीक है, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ अपने घर। सलीम की बहुत ज़्यादा मैंने मिन्नतें की, मैंने उनसे यही कहा मैं किसी को कुछ नहीं बताऊँगी, जो मर्ज़ी हो जाए। उन्होंने कहा ठीक है नहीं बता। जब मैंने उनकी मिन्नतें की, उनके तरले किए, मैंने कहा आप जो मर्ज़ी कि मैं किसी को नहीं बताऊँगी, एक दफ़ा मुझे बस मेरे घर जाने दो। तब सलीम ने कहा ठीक है तुम चली जाओ अपने घर पर, तुम किसी को बताओगी तो हम तुम्हारे बहुत बुरे पेश आएंगे। तो मैंने उनको वादा दिया भी मैं किसी को नहीं कुछ बताऊँगी, तब उसने मुझे अपने घर आने दिया। हम गरीबों की भी कोई ज़िंदगी जो हमें इंसाफ भी नहीं मिल सकता, रोज़ रोज़ के हम धक्के खा के हम थक गए हैं अब। आप सीएम मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा को क्या कहना चाहेंगे? मेरी उनसे यही गुजारिश कि मुझे इंसाफ चाहिए, हमारी कोई भी नहीं बात सुन रहा, हम रोज़ रोज़ के धक्के खा के हम थक गए हैं अब। जी नाज़रीन, आपने इनकी स्टोरी सुनी, कहानी किस तरीके से उनको नौकरी का झांसा दे के एतमाद और एतबार में वहाँ ले जाकर उनके साथ ज़्यादती भी की गई। और इस सारे गिरोह में शामिल हैं वो डॉक्टर भी हैं, कोई बकौल इनके बता रही हैं कि कोई जो मैडम आयशा हैं वो भी इनके साथ इस सारे मामले में मुलव्वस थी और उन्होंने इनका गुर्दा निकाल के बेचा है, क्या किया है। नाज़रीन, जो भी हक़ाइक़ हैं इन्वेस्टिगेशन के थ्रू सामने आने चाहिए, इनकी एफआईआर भी होनी चाहिए। मरियम नवाज़ साहिबा कहती हैं कि औरत मेरी रेड लाइन है, तो सीएम साहिबा आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि इस केस को देखें, पर्सनली तौर पे इसकी इंक्वायरी करवाएं और जो इस जुर्म में, इस दरिंदगी में सफाक मुलज़म रिकॉर्ड याफ्ता मुलव्वस हैं और उनको जल्द से जल्द गिरफ़्तार किया जाए और इसको इंसाफ दिया जाए। जी बिल्कुल, आपने सानिया की ज़ुबानी उसकी स्टोरी सुनी। अब हम जानते हैं उनके शौहर शहजाद से, जो हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं। शहजाद बताएं कि सारा वाक़या क्या है, पुलिस से इंसाफ अब तक क्यों नहीं मिला? जी ਅਸੀਂ 5 ਦਫਾ ਗਏ ਹਾਂ अच्छा, ਆਪਣਾ ਥਾਣੇ 'ਚ ਗਏ ਹਾਂ 5 ਦਫਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੇ ਜੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਗਏ ਜੀ। ਚਲੋ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਗਏ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਧੱਕੇ ਖਾਣੇ ਸੀ, ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਰਾਇਆ ਤੇ ਜਨਾਬ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜੋ ਵੀ ਮਾਮਲਾਤ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਬਗੈਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, अच्छा। ਠੀਕ ਹੈ। ये सारी बातें किसने की आपसे? ਇਹ ਆਪਣਾ SHO ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੁਹਾਡੀ बेगम ਦੇ ਨਾਲ SHO ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। अच्छा, तो ये जो मेडिकल करवा रहे हैं आप, ये पुलिस के थ्रू करवा रहे हैं आप? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮੈਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਵਕੀਲ ਦੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੇ ਪੈਰ ਫੜੇ ਨੇ ਕਿ ਯਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਾਥ ਦੇ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਕੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ 10,000 ਰੁਪਏ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਪੈਸੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਕੋਰਟ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਤੱਕਣ ਗਏ ਨੇ। ਅੱਗੋਂ ਜਦੋਂ ਜੱਜ ਕੋਲ ਗਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਥਾਣੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਏ ਜੀ? ਅਸੀਂ ਥਾਣੇ ਗਏ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਥਾਣੇ ਅਸੀਂ 3 ਦਫਾ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ ਪਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਸਾਨੂੰ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਾਲ ਵਕੀਲ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਯਾਰ ਇਹਦੀ ਸੁਣੋ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਮੁਨਸ਼ੀ ਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅਸੀਂ
ਗਰੀਬ ਕੱਪੜੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਫਟੇ ਹੋਏ ਸੀ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨ ਸਾਡੀ ਸੁਣ ਲਈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਥਾਣੇ ਗਏ ਵਾਪਸ, ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਡੀ ਸੁਣੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਡੀਕਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਨਾ ਮੋਹਰ ਸ਼ੋਰ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਮੈਡੀਕਲ ਕਰਾਓ। ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਜਦੋਂ ਮੈਡੀਕਲ ਕਰਾਉਣ ਗਏ ਤੇ ਨਰਸਾਂ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨਰਸਾਂ? ਬੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਨੱਕ ਡੋਬ ਕੇ ਮਰ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਦੀ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨਰਸਾਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ? ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਰਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬਾ ਕੋਲੋਂ ਕੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਹੀ ਬੰਨ੍ਹੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਥਾਣੇ ਵੀ ਗਏ, ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਵੀ ਗਏ, ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਇਹ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਗਰੀਬਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੁਝ ਸੋਚੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਉਲਟਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ, ਅਸੀਂ ਬਗੈਰਤ ਬਣ ਗਏ, ਦੱਲੇ ਬਣ ਗਏ, ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਆਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਦੇਣਾ ਤੇ ਆਦੀ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਆਪ ਵੀ ਖਾ ਲੈਣਾ ਤੇ ਮਰ ਜਾਂਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਾ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇਨਸਾਫ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈਣਾ, ਵੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਬੰਨੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਸੁਣੋ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੈਨਲ ਤੇ ਆਏ ਹੋਏ 7 ਚੈਨਲ ਤੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਥੋੜੀ ਹਿੰਮਤ ਮਿਲੇ। ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸੁਣੋ, ਸਾਡੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਸੁਣੋ। ਮੇਰਾ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਵੀ ਕੋਈ ਸੁਣੋ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ ਵੇਖੋ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠੀ, ਅਸੀਂ ਰੋਣ ਵਾਲੇ ਹੋਏ ਬੈਠੇ, ਸਾਡਾ ਸੋਚੋ। जी नाज़रीन, इनका कहना ये था, शोहर का और बीवी का बताना ये है कि इस पूरे केस में अब तक पुलिस ने इनको इंसाफ नहीं दिया। अगर वो अदालत में जाते हैं तो वहाँ से मेडिकल के परमिशन लेकर आते हैं, हॉस्पिटल जाते हैं तो इनको ही उल्टा कसूरवार ठहराया जा रहा है। पुलिस वाले भी ये कहते हैं कि आप लोगों ने सब कुछ अपनी मर्ज़ी से किया है और गुर्दा भी आप लोगों ने मर्ज़ी से निकाल के बेचा है और ये जो काम है ये आपका काम है। और वो इस तरीके से इसको थ्रेट्स कर रहे हैं, जलील कर रहे हैं कि ये लोग इस केस की पैरवाई करना छोड़ दें। ना जाने वो जो असर असूब वाले लोग हैं, वो सफाक दरिंदा, वो सफाक डॉक्टर जिसका ये नाम ले रहे हैं, वो जो मैडम आयशा है जिसका वो नाम लेती हैं, जिन्होंने ये पूरा गैंग है, ये लोगों को ट्रैप करते हैं, नौकरियों का झांसा देते हैं और फिर उनका गुर्दा निकाल के औरतों की इज्जत को पमाल करते हैं, बरहना करते हैं, वीडियोस बनाते हैं, थ्रेड्स करते हैं गरीब लोगों को। ये सब उन गरीब लोगों के साथ होता है जिनके बैग पे कोई नहीं होता, जिनको पता होता है कि ये इंसाफ लेने जाएंगे तो इनकी सुनवाई नहीं होगी। मरियम नवाज साहब, आपसे अपील इन्होंने भी की और मैं भी पर्सनली तौर पे रिक्वेस्ट करूँगी कि इनको इंसाफ दिया जाए और इस पर आप खुद इंक्वायरी करवाएं।